नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और 10वां शुरू हो गया है। क्या 10 पर बस या फिर 15? जवाहरलाल नेहरू के बाद देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने लगातार 3 चुनाव जीते हों। क्या नरेंद्र मोदी वो करिश्मा कर पाएंगे जो इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई? 1962 के बाद इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने हैट्रिक लगाई हो, यानी लगातार 3 चुनाव जीते हो। आज से प्रधानमंत्री की रैली शुरू हो जाएगी। ऐसी एक नहीं, कुल 51 रैलियां होंगी। टारगेट एक है, 2024। बीजेपी ने 543 लोकसभा सीटों को 144 सेक्टर में बांटा है और हर 3 से 4 सीटों का एक क्लस्टर तैयार किया गया है। 288 बड़े नेता और 16 लाख कार्यकर्ता अगले 30 दिनों में हर सीट तक जाएंगे। 500 से ज्यादा जनसभाएं और 600 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। 12 दिन बाद नया प्रयोग होने वाला है। मोदी के 21 दुश्मन एक जगह एक मंच पर जमा होने वाले हैं। क्या 12 दिन बाद एक नया समीकरण बन जाएगा या मोदी वापस आने वाले हैं? 273 दिन बाद किसे मिलेगी 273 सीटें? मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए, 10वें साल में क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी लगातार तीसरा चुनाव जीत पाएंगे? क्या राहुल गांधी का प्लान ममता बनर्जी ने बिगाड़ दिया? अब तक केजरीवाल से न मिलना क्या राहुल गांधी की सबसे बड़ी भूल है? क्या 12 जून को नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे और प्रधानमंत्री बनने के सपने का खुलासा करेंगे? पहलवानों ने हरिद्वार में मेडल बहा दिए। क्या ये इमोशनल मुद्दा 24 के चुनाव पर असर डालेगा? हमारा कुश्तीगीर है, वो लोगों ने उसको इतना पिटाया, इतना उसका साथ मारपीट किया कि हमारा देश का सम्मान आज मिट्टी में लुट गया। तो मैंने वो लोगों के साथ बात किया था दोपहर को कि मैं बोला कि आप लोगों के साथ में हम लोग हैं और आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। आप जो मेडल जीता वो तो आपका परफॉर्मेंस के लिए, देश के लिए वो मेडल आपका गौरव का बात है। तो आप मूवमेंट कीजिए, हम भी हमारा आपका साथ है, हम भी सॉलिडारिटी पूरा है। एक सांसद ब्रजभूषण सिंह में ऐसा क्या है बीजेपी उन्हें अब तक बचा रही है? अफसोस है जिस तरह इन रेसलर्स के साथ सरकार कर रही है, ये बहुत गलत है। इन्होंने मेडल जीते हैं इस भारत के लिए, भारत का नाम ऊंचा किया है, मगर जिस तरह से पुलिस ने इन पे कल जो किया वो बहुत गलत है। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ प्रधानमंत्री को देखना चाहिए और अगर है तो जो एमपी है जिसने ये किया है उसको फौरन उसका एफआईआर जो है उसे काम करना चाहिए और उसे सजा होनी चाहिए। I feel very sad. I think it's a disgrace to our country that we have not been able to demonstrate sufficient respect. We should have said people who have brought such laurels to the country, when they have a concern, it must be looked into, it must be investigated immediately. बहुत ही दर्दनाक बात है। मुझे क्या हुआ है इनको पता नहीं है। संवेदनाहीन सरकार है। याद है किसानों का हड़ताल, किसानों का आंदोलन, 1 महीना हो गया। वहाँ वो हमारे पहलवान बैठे हैं, वहाँ महिलाएं बैठी, महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक्स में से मेडल लाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके साथ में बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता कि बच्चों को पूछो तो सही, भैया क्यों बैठे हो? 9 साल का गुणगान, क्या मोदी के लिए 24 बहुत आसान? सच में 2024 का कौन है असली पहलवान?
ये विषय वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। कानून ये कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हस्तक्षेप करना गैर कानूनी है और अगर आप ये चाहती हैं कि मैं कानून का उल्लंघन करूं तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं समझती हूं कि विपक्षी दल और विशेषतः कांग्रेस पार्टी इस विषय में अपनी राजनीति करना चाहती है। 24 के लिए अगर मगर इफ एंड बट के साथ कांग्रेस ने एक नंबर दिया है 400 सीट। कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की थियरी है, अगर बीजेपी विरोधी सारी पार्टियां हाथ मिला लें तो लोकसभा की 543 सीटों से 400 सीटों पर विपक्ष का कॉमन कैंडिडेट खड़ा किया जा सकता है। विपक्ष का कॉमन कैंडिडेट मतलब बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियों का एक ही कैंडिडेट। 400 सीटों पर 1 on 1 फाइट, 400 सीटों पर बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई। 543 में से 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट खड़ा करना कांग्रेस के लिए बेस्ट केस सिनारियो है। यानी कांग्रेस भी मानती है कि चाहे जो भी हो जाए 143 सीटों पर विपक्ष की एकता नहीं बन पाएगी। सवाल है कि क्या एंटी मोदी मोर्चा को जोड़ने वाला फेविकोल मिल गया है या 2024 में भी 2019 वाली कहानी ही रिपीट होगी। जब बात नहीं बनी तो सब कहने लगे फलां तो बीजेपी की बी टीम है। तो ये चिदंबरम साहब को थोड़ा सा मैं समझता हूं ऐसे बयान देने से पहले, और वो 400 सीटों के बोल रहे भाई साहब, आज स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में जहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए वो 10% जिसकी है, दोनों हाउसेज में मिला के उसके 100 तो मेंबर्स है नहीं, और थोड़ी सी कर्नाटक में जरूर उनको बूस्ट, उनको ईगो को मिली है, पर स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन जो होती है जनरल इलेक्शन लोकसभा के लिए, वो दे आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड प्रोसेस। मोदी को सत्ता से हटाने वाला मोर्चा कहां जोड़ रहा है, कहां टूट रहा है, किस राज्य में मोर्चा बन रहा है, कहां नहीं बन रहा। यह समझने के लिए सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां 3 महीने पहले तक विधानसभा में कांग्रेस का स्कोर 0 था। उपचुनाव के बाद कांग्रेस का स्कोर 1 हुआ, अब फिर से 0 हो गया। मुर्शिदाबाद के सागर दीघी उपचुनाव में जीते कांग्रेस के एमएलए बायरन बिस्वास टीएमसी में शामिल हो गए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जोनो संजोग यात्रा के दौरान पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटल में बायरन बिस्वास को तृणमूल में शामिल करा दिया। सागर दीघी लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, जहां 65% मुसलमान। वहां उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से सबसे ज्यादा जोश में अधीर रंजन चौधरी ही थे। अब ममता ने कांग्रेस का विधायक तोड़ा है तो सबसे ज्यादा गुस्से में भी अधीर रंजन चौधरी ही हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ क्षेत्रीय दलों ने ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी अछूत है। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष की जेब में जो 63% वोट है, अगर इसको हम इस्तेमाल करें, एकजुट हो, लामबंद हो, तो मोदी जी सत्ता पे नहीं रह सकते। क्या ऐसे में कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ हाथ मिला पाएगी? जिस पार्टी का स्कोर 0 है, ममता बंगाल में उसे कितना भाव देंगी? याद कीजिए, जिस दिन कर्नाटक का रिजल्ट आया था, विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट ममता बनर्जी ने ही दिखाया था। 13 मई को ममता का फॉर्मूला यह था, रीजनल पार्टियां उन राज्यों में कांग्रेस का सपोर्ट करें जहां कांग्रेस मजबूत है। बदले में कांग्रेस को उन राज्यों में रीजनल पार्टियों की मदद करनी होगी जहां रीजनल पार्टियां बीजेपी को चुनौती दे रही हैं। ममता ने जिस दिन ये कहा, उसी दिन से अभिषेक बनर्जी की यात्रा शुरू हो गई। अभिषेक बनर्जी की यात्रा से कांग्रेस ही कमजोर हो रही है।
यानी मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने का चांस बंगाल में बहुत कम हो रहा है। বিকজ আমরা যে কথাটা বলে এসেছি যে কংগ্রেস আর টিএমসি একই দল, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বলবো আজকে কংগ্রেসকে আপনারা ভোট দিয়েছিলেন, দেখলেন তো কি হলো, সেই ক্যান্ডিডেট চলে গেল টিএমসিতে। नीतीश कुमार ने 12 जून को पटना में ऑल अपोजिशन मीटिंग बुलाई तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने ही कंफर्मेशन दी, लेकिन ऐसी कंफर्मेशन का फायदा क्या जब आपस में ही एक दूसरे के विधायक तोड़ने लगे। मोदी विरोधी अलायंस की दिक्कत यह है कि रास्ता खुलता है फिर बंद हो जाता है, जब कोई खिड़की दिखती है वो भी बंद हो जाती है। जो बंगाल में हो रहा है वही दिल्ली और पंजाब में हो रहा है। नीतीश कुमार को आगे करके कांग्रेस ने केजरीवाल से दोस्ती की बातें शुरू की। केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का सपोर्ट मांगा तो दिल्ली और पंजाब के कांग्रेसी नेता ही अपोजिशन में खड़े हो गए। वो बता रहे हैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है, दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है ये मुद्दा उसका है, संविधान का है। मेरी उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। कांग्रेस 400 सीटों पर विरोधी पार्टियों को एक क्या करेगी। कांग्रेसी नेता तो अपने राज्य की 200 विधानसभा सीटों पर भी एक नहीं हो रहे। हाईकमान से मुलाकात के अगले ही दिन अशोक गहलोत बोले, मुझे जो कहना था वो कह दिया, अब हाईकमान जाने, हाईकमान का काम जाने। हमने अपनी बात खुल के कह दी, उसके बाद में छोड़ दिया भाई जो खड़गे साहब जाने उनका काम जाने, जो राहुल गांधी जाने तो उनका काम जाने, उनकी ड्यूटी है। कांग्रेस से जुड़े आचार्य प्रमोद कृष्णम के शब्दों पर गौर कीजिए। सत्ता के लिए महाभारत तो समझ में आती है, मगर प्रमोद कृष्णम दुर्योधन किसे कह रहे हैं। सचिन पायलट ने ऐसी कौन सी छोटी चीज मांग ली जिसे अशोक गहलोत दे नहीं पा रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से 5 महीना पहले कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत और सचिन पायलट को साथ बिठाया। 4 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद सुलह का ऐलान हुआ। कांग्रेस आला कमान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया उससे 3 बातें निकलती हैं। पहली, राजस्थान का चुनाव कांग्रेस गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ेगी। दूसरी, सरकार और संगठन में सचिन पायलट का सम्मान होगा। तीसरी, पायलट को उनके मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा मिला। कांग्रेस ने जैसे सारे विवाद छिपाकर कर्नाटक का चुनाव लड़ा, वही फॉर्मूला वो राजस्थान में चाहती है, मगर गहलोत इंच बराबर भी झुकने को तैयार नहीं। क्यों नहीं करेंगे? अगर पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल दे, किस प्रकार से हम जीत के आए हैं, उसके अंदर मैं मेरी भूमिका रखूं, इम्पोर्टेंट वो मैं रख रहा हूं। और जो मुझसे हो सकता था, मैंने 5 साल के अंदर गवर्नेंस देने में, योजना बनाने में मैंने कमी नहीं रखी है। राजस्थान पूरा प्रदेश जानता है, अब चाहे मोदी जी आओ और चाहे अमित शाह जी आओ, मेरा दावा है कि जनता सच्चाई समझ जाएगी कि भाई काम किसने किया। मुझे लगता है इस बार मैं सफल हुआ हूँ और जनता इस बार मुझे लगता है कि इस बार सरकार रिपीट कर सकती है। वैसे तो माई बाप जनता ही है, वो फैसला करेगी, वो मंजूर होगा। मुझे एहसास होता है जब मैं जाता हूँ दौरे में और जो लोग मुझसे मिलते हैं, जिस प्रकार से मैं जगह रुकता भी हूँ, बात करता हूँ उनसे, मीटिंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग मुझे वापस रिपीट करके बताएंगे। कांग्रेस हाईकमान अपने नेताओं को भी और विपक्षी पार्टियों को भी हाल के कुछ सर्वे दिखाता है। ऐसा ही एक सर्वे कहता है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी से उनका फासला घट रहा है। आप उनसे पूछ रहे हैं जो राहुल गांधी को लोकसभा में हरा चुके हैं, बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता से। और कह दूं कि 2019 में जब सर्वे आया था तो उस सर्वे में ये नहीं लिखा था कि राहुल गांधी हारेंगे, स्मृति ईरानी जीतेंगे।
इसलिए जहाँ तक राहुल गांधी और सर्वे का सवाल है, आई वुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये वो पॉलिटिकल एंटिटी है जिसको कई बार पैकेज, रीपैकेज और पीआर की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। कांग्रेस जिस सर्वे पर भरोसा करती है वो कहता है अगर आज चुनाव हो गए तो कांग्रेस का वोट शेयर 2019 के 19% से बढ़कर 29% तक पहुंच सकता है। यही सर्वे कहता है कि अगर आज चुनाव हो गए तो बीजेपी का वोट शेयर 37% से बढ़कर 39% तक हो जाएगा। अब आपको भी लगता होगा कि कांग्रेस का वोट 10% बढ़ रहा है तो किसका वोट शेयर घट रहा है? बीजेपी का वोट तो घट नहीं रहा बल्कि 2% बढ़ ही रहा है। अगर सीएसडीएस के सर्वे को सच माने तो कांग्रेस उन्हीं पार्टियों के वोट काटेगी जिनके साथ वो दोस्ती गांठने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के एक अखबार का सर्वे शिवसेना और एनसीपी दोनों के लिए आंखें खोलने वाला है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज महाराष्ट्र में वोट पड़ जाए तो महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 47.7% वोट मिलेंगे और भाजपा शिंदे शिवसेना को 39.3% वोट मिलेंगे। ये नंबर महाविकास आघाड़ी की बाँछें खिला रहा है, लेकिन इसके डिटेल में जाएं तो पवार और ठाकरे के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस को 19.9%, राष्ट्रवादी कांग्रेस को 15.3%, शिवसेना उद्धव गुट को 12.5% वोट मिल सकते हैं। 19 में जब 3 पार्टियों ने हाथ मिलाया तब शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी थी, उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी। एनसीपी नंबर 2 की पार्टी थी, उसे डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली थी और कांग्रेस नंबर 3 की पार्टी थी, उसे विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिली थी। ठाकरे सेना शुद्ध घाटे में है, कांग्रेस शुद्ध फायदे में है। महाविकास आघाड़ी के अंदर पावर बैलेंस करने के लिए ठाकरे सेना ने दावा कर दिया कि शिंदे गुट के 9 सांसद और 22 विधायक वापस उद्धव ठाकरे के पास आना चाहते हैं। ठाकरे ग्रुप की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि 9 सांसद और 22 विधायक वो कहीं न कहीं असंतुष्ट हैं, जो विस्तार नहीं हो रहा है या सरकार के कामकाज से वो ठाकरे के संपर्क में। भैया पूरा ठाकरे गुट ही असंतुष्ट है, आप क्या बात कर रहे हो? पूरा गुट असंतुष्ट है, वहाँ जितनी असंतुष्टि वहाँ पर है और कहीं नहीं है। कई लोग ध्यान में शिवसेना के 16 विधायकों पर स्पीकर का फैसला आया नहीं और 22 विधायकों की घर वापसी का शिगुफा छिड़ गया। महाराष्ट्र में राजनीति से ज्यादा ये पर्सनल दुश्मनी का मामला हो गया है। एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेने जा रहा है उसको रोका और कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप डिप्टी सीएम, आपके जूनियर के नीचे। ऐसा आदमी सेटिस्फाइड हो सकता है क्या? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।